So good afternoon everybody. So now अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 46 कैसे करेंगे. ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इस गिवन फंक्शन का. ठीक, ये एक बहुत ही जो है गेट पे पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ईसी वगैरह में, और इलेक्ट्रिकल में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन. तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को. देखो भाई, एफ टी ये दिया हुआ है ना, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप टी को रिप्लेस करना है किससे, t+1 से रिप्लेस करना है ना. टी को रिप्लेस कर दोगे किससे, टी को रिप्लेस कर दो t+1 से. सिंपल इसको एफ टी मानो. क्यों रिप्लेस करना है, क्योंकि ये भाई यहाँ पे t-1 दिया हुआ है. जो हम पढ़ते हैं वो हमेशा यूटी के लिए पढ़ते हैं, इतना याद है. तो भाई t-1 को हटाने के लिए यूटी करो, तो टी को अगर तुम t+1 से रिप्लेस कर दोगे तो ये यूटी बन जाएगा तुम्हारा. तो देखो एफ टी हमने ये माना, टी को t+1 से रिप्लेस किया, तो देखो t+1 का होल स्क्वायर माइनस 2t+1 इंटू यू ऑफ t+1 ठीक है. तो इसको ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2t प्लस 2 इंटू यूटी. तो एफ टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू यूटी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो एफ ऑफ t+1 जो होगा इसको सिंपल एक करके मल्टीप्लाई किया गया, टी स्क्वायर यूटी माइनस यूटी. तो लैप्लास दोनों साइड दिया गया, तो भाई t+1 का लैप्लास क्या होता है, ए की पावर एस, या एफ ऑफ t+1 का जो लैप्लास होता है वो ए की पावर एस इंटू एफ एस के बराबर हो जाएगा. ठीक है, और टी स्क्वायर, तो इसको आपको मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि टी की पावर एन का जो होता है वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1. ये क्या होता है, एट टी 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 की पावर एन इंटू यूटी. यूटी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1. ठीक है, तो एन की वैल्यू 2 है अपॉन एस क्यूब हो गया, माइनस यूटी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1/s के बराबर होता है. और ये यार ये ना बोलना, क्योंकि आप तो और अपने बच्चे यही गलत कर देते हो, फिर इनका आंसर जो है फिर वो परेशान हो जाते हैं बीच में कि यार इसके बाद क्या करें. समझ रहे हो, सिंपल ई की पावर एस आ जाएगा. ठीक है, t+1 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो ई की पावर एस इंटू एफ एस हो जाएगा. तो ये 2/s क्यूब माइनस 1/s, तो एफ एस यहाँ से क्या आ जाएगा 2/s क्यूब इंटू एस को जब उधर भेजोगे तुम तो ई की पावर माइनस एस हो जाएगा ना. एस को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 2/s क्यूब इंटू ई की पावर एस आ जाएगा. तो भाई जब ये एस ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/s क्यूब इंटू ई की पावर एस, ये हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा. तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है किसी भी इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी. ठीक है, तो ध्यान रखना यार ये माइनस वाला कंसेप्ट है. माइनस अगर गलत ये ऑप्शन जो है हो सकता था सही, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे 2s लिखा हुआ है. तो ये इस तरह से करना, इसका आंसर जो था वो नन, टी इज द राइट आंसर फॉर दिस, नन इज नॉट गिवन इन एनी ऑफ द ऑप्शन. ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं. जैसे मान लो आपको t-3 दिया होता या t-4 दिया होता तो क्या करते, एफ को रिप्लेस करते किससे, t+4 से रिप्लेस कर देते. ठीक है, किससे रिप्लेस करते, t+4 से रिप्लेस कर देते. तो t+4 से रिप्लेस करते तो यहाँ पे f ऑफ t+4 आ जाता, तो e की पावर क्या आ जाता है, e की पावर 4s आ जाता. e की पावर क्या आ जाता है, e की पावर 4s के बराबर आ जाता. तो इस तरह से करते तुम. ठीक है, इसी तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं गेट में, तो इसको रिप्लेस कर देगा या कुछ और कर देगा. तो हमेशा याद रखना तरीका जो है, हमेशा जो इस्तेमाल करोगे हमेशा ये वाला इस्तेमाल करोगे. ठीक है ना, तो आई विश इट इज क्लियर. सो इस ऑप्शन इज नन. ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 47 तो एक बहुत आसान क्वेश्चन था. वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, पावर फैक्टर दिया हुआ है, रिएक्टिव पावर इतना दिया हुआ है, तो एक्टिव पावर निकालना है. तो रिएक्टिव पावर Q इज टू पी टेन फाइव के बराबर होता है. Q इज टू पी टेन फाइव के बराबर होता है, तो Q जो हो जाएगा टेन फाइव क्या होता है, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव. तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम आमतौर पर याद रखे रहते हैं कि अगर पावर फैक्टर 0.8 है तो साइन फाइव की वैल्यू 0.6 के बराबर होगी. तो इसलिए अदरवाइज, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलग से अलाउड होता नहीं है शायद, तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है. तो क्या करो, कॉस 5.8 और साइन 5.6 होता ही है, आप तो याद ही होगा, मतलब करते करते प्रैक्टिस हो जाती है. तो जब काटोगे तो इसका आंसर 400 वॉट आएगा. ठीक है, दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. इस कंसेप्ट को याद रखना यार, ये फॉर्मुला जो है काफी हेल्प करेगा आपको, पावर ट्रांजिक्स में बहुत हेल्प करता है. जब भी पावर ट्रांजिक्स पढ़ें या पावर सिस्टम की क्वेश्चन जब लगाएंगे ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड, तो सोर्स इन वोल्टेज, रिसीविंग इन वोल्टेज, सेटिंग इन पावर, ये सब के लिए जो है ये वाला फॉर्मुला काफी ज्यादा हेल्प करता है. ठीक है, सो आई होप द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 400 वॉट. ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 48. ठीक, तो 48 में क्या किया, क्या कह रहा है 48 को ध्यान से खोलो कि आइडियल करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कंसीडर बोथ टुगेदर कॉम्बिनेशन विल बी. कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक सिंपल सा आंसर होगा जो कि एक करंट सोर्स होगा. ठीक है, तो भाई एक तो याद रखो यार, जब भी करंट सोर्स सीरीज में लग गया, तब आप क्या केवीएल नहीं लगा सकते, तब केवीएल जो है वो वॉयलेट कर जाता है. तो करंट सोर्स अगर आ गया कांस्टेंट तो ये पूरे तरीके से एज अ करंट सोर्स ही काम करेगा. ठीक है, तो बी इज राइट आंसर फॉर दिस. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 49 में क्या, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है फॉर द सर्किट गिवन कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस विच टी एट टी इक्वल टू 160 माइक्रो सेकेंड.
ठीक है। तो पहले स्विच कहाँ पे था, यहाँ पे था, टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे आया, तो भाई जब स्विच यहाँ पर होगा तो कैपेसिटर, मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में बताया कि कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर जो है ये ओपन हो जाएगा और अपने अक्रॉस ओपन हो जाएगा और अपने अक्रॉस 50 वोल्ट वो कर लेगा कि भाई हमारे अंदर 50 वोल्ट स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो एट टी इक्वल टू जीरो माइनस अगर आप देखें तो वोल्टेज सोर्स इससे कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस कितना आ जाएगा 50, ये चूंकि ओपन सर्किट हो जाएगा कैपेसिटर, इसलिए इसके क्रॉस भी कोई भी सर्किट में करंट नहीं बहेगी, पूरा पूरा 50 वोल्ट जो है वो इसके क्रॉस अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू जीरो माइनस वी सी टी एट जीरो माइनस किसके बराबर है, 50 वोल्ट के बराबर है। और ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना, वीसीटी जो होता है किसी भी, अगर मान लो तुमको वोल्टेज पूछ रहा है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं है कि भाई इस टाइम पर निकालो कि क्या होगा उसके पास वोल्टेज, अगर किसी टाइम पर पूछता है कि भाई इस टाइम पे क्या होगा वोल्टेज, इस टाइम पर करंट क्या होगा, तो आप हमेशा ये नेटवर्क का फॉर्मूला, ट्रांजिट एनालिसिस का ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आप हमेशा इस्तेमाल करोगे। तो बीसीटी इज इक्वल टू वी सी इनफिनाइट प्लस वी सी जीरो माइनस वी सी इनफिनाइट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ जो होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है सर्किट का, और टी जो होता है वो जिस टाइम पर वो पूछ रहा है कि वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, टाउ इज नथिंग बट आर इंटू सी। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी डाउट होता है बच्चों को कि भाई हम ये टाउ यहाँ जब निकालेंगे तो किसको कंसीडर करेंगे, इसको कि इसको, तो भाई ध्यान दो, उसी को कंसीडर करोगे जिस टाइम पे तुम निकाल लो। जैसे कि टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ पे आ गया तो भाई इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं रहा। अब ये पूरी तरीके से सर्किट ये आ गया तो हमारा सर्किट बस ये रहा और ये रहा, तो इसीलिए टाइम कांस्टेंट के लिए बस ये वाला कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, क्यों ये वाला क्यों कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाई जब 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 सर्किट हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया तब तो हमको उससे मतलब ही नहीं रहा, तो पूरे तरीके से मतलब जो होगा वो इससे रहेगा। ठीक है, तो हमेशा टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आर। आर कौन सा आर, वो लेफ्ट वाला 80 ओम वाला, जो कि टी ग्रेटर देन जीरो पे सर्किट में अवेलेबल था या सर्किट से कनेक्ट था। ठीक है, तो ये हो गया 80 इंटू टू टू, कैपेसिटेंस वैल्यू थी 2 दी हुई थी, तो यहाँ पर 160 माइक्रोसेकंड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वी सी इन्फिनिट जो है वो जीरो के बराबर, जीरो के बराबर क्यों है, जीरो के बराबर इसलिए है क्योंकि भाई जब ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा तो इसके पास कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी डीसी सोर्स नहीं है जो इसको चार्ज कर सके किसी पर्टिकुलर वोल्टेज से। जैसे यहाँ पे तो डीसी सोर्स था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी डीसी सोर्स नहीं है जो इस कैपेसिटर को चार्ज कर सके। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, वीसी इनफिनिट जीरो हो जाएगा, तो वीसी टी एट एट दिस इंटरवल, देखो वीसी इनफिनिट जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो बस वीसी जीरो इंटू ई की पावर ये हो जाएगा। ठीक है, तो टी वन टी की वैल्यू किसके बराबर 160 के बराबर रखियो, तो 160 अपन 160 करोगे 50 बाई जो कि 18.4 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 18.4 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन आपको अच्छी तरीके से याद आना चाहिए भाई, ये वाला ये याद रहेगा तो काफी जो है, जब भी किसी टाइम इंटरवल के लिए पूछता है तो हमेशा आप ये इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और ये याद रखना जब भी टाइम कांस्टेंट लिखेंगे तो कौन सा लिखेंगे, जो सर्किट में टी ग्रेटर देन जीरो के समय कनेक्ट था, टी ग्रेटर देन जीरो के समय जो कनेक्ट था वही लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो मतलब ये तो कनेक्ट ही नहीं था जब हम टाइम कांस्टेंट वो कर रहे थे। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, 50 ये कह रहा है कि कंसीडर अ पैरेलल आरएलसी सर्किट। याद रखना पैरेलल बोला हुआ है, सीरीज नहीं पैरेलल बोला हुआ है। रेजिस्टेंस निकालना है जब क्रिटिकली डैम्प हो, क्रिटिकली डैम्प के लिए एप्सिलॉन जो होता है वो 1 के बराबर होता है। फॉर पैरेलल आरएलसी सर्किट आर इज गिवन एज 1/2 रूट एल टू सी के अपन एल अपॉन सी के बराबर आता है। याद रखना पैरेलल के लिए दिया गया है ये। ठीक है, तो पैरेलल के लिए जो है आपको फॉर्मूला एकदम याद रखना चाहिए, तभी आप जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज जब आप करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ये। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 5 फॉर्म इज द राइट आंसर फॉर दिस। आर इज गिवन एज 1/2 अंडर रूट एल बाई सी। ठीक, इट वुड एज डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें करंट गेन पूछ रहा है, ये सब दिया हुआ है, टी हैज करेक्ट रेट इतना, आई बी इतना है, रिवर्स सैचुरेशन रेट इतना, करंट गेन पूछ रहा है ना। तो देखो करंट गेन निकालने के लिए बीटा जो होता है, बीटा जो करंट गेन जो होता है वो आई सी माइनस आई सी एस अपॉन आई बी के बराबर होता है ना। वैसे देखो एक्चुअल में हम पढ़ते हैं क्या है, पढ़ते हैं कि आई सी बाई आई बी के बराबर होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर रिवर्स सैचुरेशन करंट दे दिया है इसलिए तुम उसको कंसिडर करोगे, और कंसिडर करोगे तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, एक तरह से लीकेज करंट होता है, तो लीकेज करंट आपको माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस किया गया है, तो यहाँ से इसका आंसर ये आएगा 7.95 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 52। देखो ठीक है, आई बेस इट इसलिए रिवर्स सैचुरेशन बीटा जो होता है वो आईसी और ऐसी होता है, तो रिवर्स सैचुरेटेड सैचुरेशन करंट आई नॉट जो होगा तुम उसको माइनस करोगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 52। One cycle, a square wave signal observed on oscilloscope is found to occupy 6 centimeter at a scale setting of 330 microsecond per centimeter. What is the signal frequency? तो देखो यार ये टाइम दिया हुआ है, इसको सिंपल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, तो मतलब सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि टाइम कितना दिया हुआ है, ये पर सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई,
पर सेंटीमीटर दिया तो तुम उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके तुम्हारा इतना टाइम आएगा ये ना। किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये पर सेंटीमीटर दी, 1 सेंटीमीटर का टाइम के लिए कितना है, तो भाई 6 सेंटीमीटर का बताओ कि भाई 6 सेंटीमीटर को भाई कर रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो तुम्हारा क्या आएगा, वो तुम्हारा टाइम पीरियड आएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा। देखो इस तरीके से, इस तरह मतलब बड़े बड़े एग्जाम ऐसे ही कंफ्यूज कराते हैं, ऑप्शन से लोग को अच्छा बनाते हैं। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन ऑप्शन पे भी आपको ध्यान देना है कि ये जो ये आएगा हमारा, ये हमारा टाइम पीरियड आएगा ना, फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो टाइम पीरियड आया, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 बाय टाइम पीरियड के बराबर करोगे, तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, तो आंसर इज 5.55 किलोहर्ट्ज इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, आई विश इट इज क्लियर। सो इसका ऑप्शन फिर आता है क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या है कि ये फेज डिफरेंस पूछा है, ये तो मतलब कि EMI मेजरमेंट का क्वेश्चन है कि जब भी सर्कल बन रहा होता है, जब भी चारों पे सर्कल बन रहा होता है, तो हमेशा फेज डिफरेंस जो दोनों वोल्टेज के बीच में होता है हमेशा हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे कि अगर तुमको कल को ये पूछे कि भाई XT पे हम sin t दे रहे हैं और वाई प्लेट पर हम cos t दे रहे हैं ना, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज नहीं क्या बनेगा, बनेगा क्या, हमेशा सर्कल बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मतलब अगर फेज डिफरेंस दोनों वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री है, तो जो हमारा जो पैटर्न ऑब्जॉर्व होता है स्क्रीन पर, वो हमेशा सर्कुलर पैटर्न ऑब्जॉर्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब साइन टी कॉस टी का जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री क्यों होता है, हाँ ये 90 डिग्री क्यों होता है, ये 90 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि भाई ये साइन है, ये साइन है ना, और ये साइन है, कॉस क्या है, ये साइन है तो कॉस, तो कॉस कैसा बनता है, कॉस ऐसे बनता है, जहाँ पे ये मैक्सिमम होता है यहाँ पे ही, सॉरी ऐसे बनता है 90 डिग्री पे, जहाँ पे ये मैक्सिमम होता है, जस्ट वेट, ये ये तो भाई ये देखो ना 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिख रहा है, ये साइन है और ये कॉस है ना, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिख रहा होगा, तो इसीलिए जो है जब भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह दिया जाए कि भाई ये दोनों सर्कल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो है फेज डिफरेंस में से 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर कोई ये भी बोल दे कि भाई ये साइन कॉस है, तो भी जो है वो सर्कल प्रोड्यूस करेगा, और सर्कल प्रोड्यूस करेगा, और जो कि सिग्नल में जो होगा फेज डिफरेंस वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये जो है काफी अच्छा क्वेश्चन था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, so other question I think I will explain in my next lecture. 52 is clear, yeah, so up to 52 I hope it is clear. 53 सही, 53 पे आई होप क्लियर होगा। सो बाकी क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस।